अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, यानी कि जो एंजाइना में ड्रग्स दी जाती हैं। एंजाइना होता क्या है? एंजाइना कहते हैं चेस्ट पेन होता है, एक प्रेशर लाइक पेन होता है जो कि कार्डिक इस्कीमिया की वजह से होता है। इस्कीमिया मींस रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ठीक है, हम कह रहे हैं जो हमारे पास हार्ट का वर्क, जो हार्ट की नीड है, ऑक्सीजन नीड है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो रही होती टू द ब्लड फ्लो। यानी वो ब्लड फ्लो से उतनी ऑक्सीजन पहुंचा नहीं रहा होता जितनी उसे चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है और पेन जो है वो होती है। हम कहते हैं एंजाइना जो है वो वुमेन में एट लेटर एज डेवलप होता है देन इन मेन, और वुमेन के अंदर जो है वो लेस लाइकली भी होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना है, हम कहते हैं एक तो होता है एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना और एक होता है वेसोस्पास्टिक एंजाइना। जो एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना है उसे हम एंजाइना ऑफ एफर्ट या क्लासिक एंजाइना कहते हैं। क्लासिक इसलिए क्योंकि ये 90% से ज़्यादा केसेस में होता है, और एफर्ट इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज के वक्त होता है, रेस्ट पे नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोज जो है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हुई है, कहीं पे भी प्लैक बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी जो है कम है। फिर भी रेस्ट के वक्त कुछ ना कुछ हद तक जाती है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, क्योंकि पहले ही वो कम है, तो एक्सरसाइज के दौरान मजीद वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो मजीद कम हो जाएगी, और उसकी जो हार्ट की रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी एक्सरसाइज के दौरान। तो एक्सरसाइज के दौरान फिर क्या होना शुरू हो जाता है? अब ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं जा रही तो क्या होगी? ज़्यादा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जैसे जो कि एनारोबिक मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और हमें पता है लैक्टिक एसिड और बाकी कुछ स्कीमिक चेंजेस क्या करेंगी, जो नर्व एंडिंग्स है उनको स्टिम्युलेट करेंगी, और वहाँ पे क्या फील होगा? पेन फील होगा। ठीक है, तो इस्कीमिया की वजह से हम कहते हैं पेन इसलिए फील होता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड की जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है। और रेस्ट जो है, अगर रेस्ट करें तो हम कहते हैं कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो ठीक हो जाता है एंजाइना। ठीक है, ये इसीलिए हम इसे एंजाइना ऑफ एफर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं वेसोस्पास्टिक एंजाइना जो है उसे हम रेस्ट एंजाइना भी कहते हैं, वेरिएंट एंड प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं, और ये लेस देन 10% ऑफ केसेस में होता है। अब रेस्ट एंजाइना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ये किसी भी वक्त हो जाता है, इवन ड्यूरिंग स्लीप जो है ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ना, उनका किसी भी वक्त स्पाज्म हो सकता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सरसाइज और एनी एक्टिविटी। ठीक है, स्पाज्म तो होता है बट वो रिवर्सिबल होता है, यानी वो फिर ठीक हो जाता है बाद में, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं स्पाज्म होता है कोरोनरी आर्टरीज का, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है ना आर्टरीज की, ये देखिए इस तरह स्पाज्म होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पेन होती है। इसमें भी वही होगा कि ब्लड फ्लो कम होगी, ऑक्सीजन कम जाएगा, तो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होगी और पेन होगी। मैकेनिज्म सेम ही है। और हम कहते हैं कि ये दोनों जो है हमारे पास, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो, प्रिडिक्टेबल हो और इतनी ज़्यादा सिवियरिटी ना हो, तो ये स्टेबल एंजाइना में आते हैं। लेकिन दे कैन डिटीरियोरेट इनटू अनस्टेबल एंजाइना, स्पेशली जो वेसोस्पास्टिक एंजाइना है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं टू डेवलप इनटू अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, उसकी सिवियरिटी बढ़ने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल एंजाइना को हम क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं, और ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, यानी फौरन से तेज़ी से जो एक्यूटली होता है कोरोनरी, ठीक है, आर्टरीज का, उसको हम कहते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की 3 मैनिफेस्टेशन होती है, एक अनस्टेबल एंजाइना, एक स्टेमी यानी कि एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और एक नॉन स्टेमी। अच्छा, हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है, समझे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक भी बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं रिवर्सिबल स्पाज्म अक्सर चांसेस कहाँ ज़्यादा बनने के होते हैं? जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स होंगे वहाँ पे स्पाज्म होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक भी बना हुआ है, उस प्लेक के फ्रैक्चर होने की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स आ गए हैं, वहाँ पे एग्रीगेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वेसोस्पाज्म हो रहा है। ये सब कुछ इकट्ठा हो रहा है और बहुत तेज़ी से भी हो रहा है, और इनकी फ्रिक्वेंसी भी जो है ज़्यादा होती है, अटैक्स की ज़्यादातर होते हैं, तो इसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। हम कहते हैं अक्सर ऐसा भी होता है कि ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में कन्वर्ट हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना। दैट्स वाई अनस्टेबल एंजाइना को हमेशा एज अ मेडिकल इमरजेंसी जो है वो ट्रीट करना चाहिए। नाउ वी विल सी के एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मायोकार्डियल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि मायोकार्डियम की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी, जितना उसकी फाइबर में टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी जितना उसके ऊपर प्रेशर, टेंशन, वर्कलोड ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा जो मायोकार्डियल की ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। अब ये किन चीज़ों पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हम कहते हैं एक होता है डायस्टोलिक फैक्टर्स, यानी कि ब्लड आ रहा है, ठीक है, और हार्ट ने जो है वो डायलेट होना है, रिलैक्स करना है, उस ब्लड को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और उस ब्लड को एक्सेप्ट करने के दौरान उसके फाइबर्स पे टेंशन ज़्यादा कब पड़ेगी? जब ब्लड वॉल्यूम आने वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, जब आने वाला ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, और वीनस स्टोन हम कहते हैं, यानी कि वीनो कंस्ट्रिक्शन जैसे हुई होती है, ठीक है, वीनस स्टोन भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, तो वो सारा जो है, इन दोनों को ना हम प्री लोड में भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है ब्लड वॉल्यूम और वीनस स्टोन की तरफ से, उसे हम प्री लोड कहते हैं, इन दोनों को। तो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हम कहते हैं हार्ट के फाइबर्स के ऊपर जो टेंशन है वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अच्छा, इनको एक्सेप्ट कर लिया हार्ट ने।
अब हार्ट ने आगे क्या करना है, इनको पंप करना है, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट पंप कर रहा होता है, रेजिस्टेंस जो आर्टरीज में होती है ना, उसे हम आफ्टर लोड कहते हैं, क्योंकि उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होता है और हार्ट ने उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करना होता है। दैट्स व्हाई वी इंक्लूड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दैट इज आर्टीरियल वेजोकंस्ट्रिक्शन इन आफ्टर लोड। तो हम कह रहे हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा हार्ट को मुश्किल होगी ब्लड को पंप करने में, तो टेंशन जो है उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम कह रहे हैं हार्ट रेट पे क्यों डिपेंड करता है। अच्छा, वी नो कि एक हार्ट साइकिल में सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, ठीक है। क्या होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। लेकिन जब हार्ट रेट जो है वो तेजी से हो गया ना, तो हम कहते हैं जो सिस्टोल का टाइम है ना वो रिलेटिवली डायस्टोल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट रेट तेज होता है तो हार्ट स्पेंड्स मोर टाइम इन सिस्टोल एज कम्पेयर टू डायस्टोल। अब देखें, सिस्टोल में यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सिस्टोल में टेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यानी हार्ट रेट ज़्यादा है तो टेंशन ज़्यादा हो रही है। और जब डायस्टोल का टाइम होता है ना, उस वक्त हम कहते हैं डायस्टोल वो टाइम है जब हार्ट को जाकर कोरोनरी ब्लड फ्लो मिलेगा, ठीक है। सिस्टोल के वक्त नहीं मिल रहा होता, डायस्टोल के वक्त हम कहते हैं हार्ट को कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो मिल रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो मिल रही होती है। अब चूंकि कम हो गया है हार्ट रेट तेज होने पे, तो हम कह रहे हैं कि कोरोनरी फ्लो के लिए जो टाइम था वो भी कम हो गया है, ठीक है। तो सिस्टोल के दौरान हमें पता है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है या फिर नील होता है। तो हार्ट रेट ज़्यादा हुआ, सिस्टोल का टाइम एज कम्पेयर टू डायस्टोल ज़्यादा हुआ, सिस्टोल की टेंशन ज़्यादा हुई, और डायस्टोल के लिए जो उसको ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो मिल रहा था उसका टाइम जो है वो कम हो गया। तो हार्ट रेट ज़्यादा होने में हम कहते हैं कि टेंशन जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह हार्ट फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ऑब्वियसली टेंशन ज़्यादा होगी। और इजेक्शन टाइम क्या होता है, हम कहते हैं कि जो सिस्टोल निकाल रहे होते हैं, जितनी देर सिस्टोल रहेगा ना उसे हम इजेक्शन टाइम के साथ को रिलेट करते हैं। तो अगर सिस्टोल प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो इसका मतलब इजेक्शन टाइम भी जो है वो ज़्यादा हो गया, यानी ज़्यादा टाइम के लिए उसे पंप करना पड़ रहा है, तो दैट इज इंट्रामायोकार्डियल फाइबर टेंशन ज़्यादा हुई और मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब इन फैक्टर्स में जो हमारे पास वीनस टोन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, यानी कि आर्टीरियल वेजोकंस्ट्रिक्शन और वीनो कंस्ट्रिक्शन कौन करा रहे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरह हार्ट रेट और हार्ट फोर्स को कौन ज़्यादा करा रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि इन चार फैक्टर्स को जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और जब हम एंजाइना की ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो हम फोकस भी इन चार पे ही करेंगे, ठीक है, कि हम इन चार फैक्टर्स को ठीक करें और तो एंजाइना को जो पेन है वो ठीक होगा। इसको हम जो इतना नहीं देखते, तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम किस तरह इन चार फैक्टर्स को जो है कंसीडर करते हैं इन ट्रीटिंग एंजाइना एंड गिविंग मेडिकेशंस। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो छोटा सा समझने वाला है वो है डबल प्रोडक्ट क्या होता है। डबल प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट ज़्यादा हुआ, डबल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी कि आगे से रेजिस्टेंस जो है आर्टरीज में वो ज़्यादा होगी, तो डबल प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। दूसरे मानी में डबल प्रोडक्ट क्या है, एक कार्डिक वर्कलोड है, ठीक है। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ कार्डिक वर्कलोड, ठीक है, यानी हम कार्डिक वर्कलोड को मेजर कर रहे हैं। ऑब्वियसली हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डिक वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके अगेंस्ट वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ रहा है, और दोनों में ही हम कहते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यानी जितना डबल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। ओके, अब हमने देखनी इसकी थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज। सबसे पहली तो है कि हम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर दें और या फिर ऑक्सीजन डिलीवरी टू द हार्ट को ज़्यादा कर दें, ठीक है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट किन कंडीशंस में कम होती है, हम कहते हैं कि अक्सर एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में क्या होता है, देखें एथेरोस्क्लेरोज प्लेक जो है वो बना हुआ है, ठीक है। उसमें अगर हम वेजोडाइलेशन करा भी दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एथेरोस्क्लेरोज जो प्लेक है वो बना हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि हार्ट की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ना उसे कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि जितनी उसे मिल रही है वो उसे सफिशिएंट हो जाए उसमें। तो इसलिए हम अक्सर एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने की। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे कम हो सकती है, अगर हम वर्कलोड जो है उसका कम कर दें या डबल प्रोडक्ट कम कर दें। कैसे, देखिए, एक तो हम कार्डिक आउटपुट कम कर रहे हैं, ठीक है, हार्ट बीट वगैरह कम करके, फोर्स वगैरह कम करके, एक तो कार्डिक आउटपुट कम कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं बाय, यानी कि हम ब्लड प्रेशर को जो है वो कम कर रहे हैं बाय डायलेटिंग द आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज या वेन्स को हम करके क्या कर रहे हैं, टीपीआर को जो है वो कम कर रहे हैं। तो इन दोनों से हमारे पास क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, हार्ट रेट इनटू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोथ इक्वल टू डबल प्रोडक्ट। डबल प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ कार्डिक वर्कलोड, यानी कि अब हार्ट को पंप भी कम करना पड़ रहा है और कम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कम करना पड़ रहा है पंप, तो उसका वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, फाइबर टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। अब टीपीआर, और इसको कौन कम करते हैं, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके टीपीआर को कम कराते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोनों काम कर रहा है, ठीक है। कैसे, हमने 3 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़े थे ना, एक एक जो है उनमें से दैट इज ओनली डिक्रीजिंग द टीपीआर, मतलब सॉरी, तीनों जो है वो टीपीआर को कम करते हैं, लेकिन उनमें से जो 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं हमारे पास कार्डिक आउटपुट को भी कम कर रहे होते हैं, ब्रेडिकार्डिया कराते हैं, ये हम आगे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रेट सिर्फ टीपीआर को कम कर रहा है, कैल्शियम ब्लॉकर्स जो है वो दोनों को कम कर रहे हैं। और
है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कार्डिक आउटपुट को जो है वो कम कर रहा है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, तो कार्डिक आउटपुट को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि कुछ आइवाब्रेडिन और एनोलाजीन भी न्यूअर ड्रग्स हैं जो कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करती हैं। कैसे, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना में क्या करें कि ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ाएं, क्योंकि वेजोस्पास्टिक एंजाइना में क्या हो रहा है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है। हमने उस वेजोस्पाज्म को कम करके क्या करना है, उनको डायलेट करना है ताकि ऑक्सीजन ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसमें हम ये वाली स्ट्रेटजी जो है वो अपनाते हैं। अब वेजोस्पाज्म को कैसे कम किया जा सकता है, नाइट्रेट्स जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और कैल्शियम ब्लॉकर्स जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक है। तो 3 ड्रग्स जो है मेन हम एंजाइना में यूज़ करें, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो कुछ न्यूअर ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक न्यूअर स्ट्रेटजी क्या है कि हम ऑक्सीजन जो यूटिलाइज हो रही है ना उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें, यानी ऑक्सीजन उतनी ही रहे लेकिन उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें। कैसे कि हमें पता है कि कार्डियक मसल्स जो नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं फैटी एसिड्स की, ठीक है। उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस उससे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जो है ना वो अच्छे से नहीं हो रही होती फैटी एसिड से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि फैटी एसिड्स की बजाय ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एज एन एनर्जी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हम उसे शिफ्ट कर दें फ्रॉम फैटी एसिड्स टू ग्लूकोज ताकि वो ऑक्सीजन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और कोई वेस्टेज ना हो। तो उसके लिए हम कौन से देते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, ठीक है, पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, यानी जो हमारे पास फैटी ऑक्सीडेशन पार्शियल हो रही थी ना उसको इनहिबिट कर दें। और वो कौन से होते हैं, रेनोलाजीन और ट्राइमेटाजिडीन। याद रखिए रेनोलाजीन के जो हमारे पास हैं 2 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। वो हम एंड पे पढ़ेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। एक तो इसका ये मैकेनिज्म होता है लेकिन इसका मेन मैकेनिज्म जो है वो कुछ और होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इन डिटेल्स ऑल द ड्रग्स। थैंक यू।